हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम किरचॉफ्स लॉ को पढ़ा, ठीक है, किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। मैंने आपको एक दो न्यूमेरिकल्स एग्जांपल से उनको समझाने की ट्राई करी। इसके अलावा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया भी था, उसका अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे बुक का एक एग्जांपल है, किरचॉफ लॉ पर ही बेस है। ठीक है, ये आपके पास में देखिए एक घन दिया हुआ है, क्यूब है ना, घन। इस घन की प्रत्येक शाखाओं में कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपनी बुक का ही एग्जाम्पल है ये, लेकिन बुक में आर की वैल्यू यहाँ पर 1 ओम दी हुई है, जबकि जब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था तब यहाँ पर 1 ओम की जगह 2 ओम कर दिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसका तुल्य प्रतिरोध पूछा गया था। इसमें तुल्य प्रतिरोध ही नहीं, इसमें प्रत्येक शाखाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आर मानकर इसको सोल्व कर रहा हूँ। देखो, इसमें भी सिचुएशन अलग अलग तरीके की सिचुएशन हो सकती है। देखो यहाँ पर ये जो घन आपको दिखाई दे रहा है, इस घन की प्रत्येक शाखा में आर ओम के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ये इसका एक बिंदु है ए, बिल्कुल इसका एक विकर्ण ऐसे जा रहा है विकर्ण, और ये है डी। ठीक है, और कहने का मतलब है कि इस घन के एक विकर्ण के सिरों के मध्य एक बैटरी को जोड़ा गया है। एक सिचुएशन ये बनती है। एक सिचुएशन ये बन सकती है कि ये विकर्ण नहीं जोड़ के यहाँ पर इस वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के बीच में अगर कोई बैटरी जोड़ी जाती, या हो सकता है इस वाले पॉइंट के और या इस वाले पॉइंट के बीच में बैटरी जोड़ी जाती, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस इसमें बनती है। अपने एक सिचुएशन यहाँ पर समझाई हुई है। ठीक है, विकर्ण के सिरों के मध्य एक बैटरी जोड़ी हुई है 10 वोल्ट की, और तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर इसका पूछा गया है आर इक्विवेलेंट। इसका आर इक्विवेलेंट इसमें पूछा गया है। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि आर इक्विवेलेंट होगा क्या। आर इक्विवेलेंट, इसमें कितनी टोटल धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इसका जो टोटल विभवांतर है वो कितना है अपन जानते हैं। आर इक्विवेलेंट अगर आपको चाहिए तो आर इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पर चेक करो, पहले आपको क्या लिखना चाहिए। आर इक्विवेलेंट V इक्वल टू आई आर होता है, तो आर इक्वल टू होगा V अपॉन आई। ठीक है, ये आई टोटल है, ये ध्यान रखना, टोटल आई। क्लियर नहीं आता तो आपको एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, पहले आई टोटल फाइंड कर लो। V दिया हुआ है, मान रख दीजिए, आर इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब देखो, इसमें इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर हम किरचॉफ के नियम को उपयोग कर सकते हैं और डायरेक्टली हम इसका उपयोग करके इसको सोल्व कर सकते हैं। किरचॉफ का नियम देखो, यहाँ से कोई धारा निर्गत होगी, धारा निकलेगी, और वो धारा इस ए बिंदु पर आकर प्रवेश करेगी। ए बिंदु पर प्रवेश करेगी तो यहाँ पर देखो, इस जगह भी एक प्रतिरोध होगा। ये मैंने यहाँ पर बनाया नहीं, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर भी एक प्रतिरोध है। ठीक है, आर मान का, ये लीजिए। ठीक है, तो जब ये धारा आई जो है यहाँ प्रवेश करेगी तो ये 3 प्रतिरोध है, तीनों का मान समान है, इस वजह से ये इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 3 समान भागों में ये बट जाएगी। तो जब आई होगी तो इधर आई बाई 3 जाएगी, इधर आई बाई 3, इधर आई बाई 3। तो ये एक चलिए मैं यहाँ पर इसको आई बाई 3 के फॉर्म में ही लेकर इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। ये आई, ठीक है, तो इधर कितनी धारा इसमें प्रवाहित हो जाएगी बताओ। ठीक है, ये होगी क्या, आई बाई 3। इसमें कितनी जाएगी, आई बाई 3। ठीक है, इसमें कितनी जाएगी, आई बाई 3। 3 इक्वल भाग में ये धारा आई को हमने डिवाइड कर दिया। एक बार इस पूरे सर्किट को समझना, इसमें धारा कैसे प्रवाहित होगी देखना। फिर इधर से ये आई बाई 3 ये धारा प्रवाहित हो रही है इस वाली ब्रांच में, ए बी ब्रांच में, और यहाँ पर आकर ये फिर से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी।
फिर I/3 का भी आधा, तो I/3 का आधा हो जाएगा I/6, इधर जाएगी I/6। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इस वाले की बात करते हैं। ये यहाँ पर जाएगी तो इधर जाएगी I/6, इधर जाएगी I/6। ये जाएगी यहाँ पर तो इसमें जाएगी I/6, ठीक है, और इसमें भी जाएगी क्या, I/6। अब देखो यहाँ से, इधर से धारा क्या आ रही है I/6, इधर से क्या आ रही है I/6। जब ये दोनों इस बिंदु पर आएगी, इस संधि बिंदु पर ये ऐड हो जाएगी और ये क्या बन जाएगी, I/3 बन जाएगी। फिर इधर से ये धारा I/6 आ रही है, इधर से I/6 आ रही है, ये दोनों ऐड होगी, फिर यहाँ पर क्या बनेगी, I/3 बनेगी। ठीक है, इधर से I/6 आ रही है, इधर से I/6 आ रही है, फिर यहाँ पर दोनों आखिर मिलेगी और इधर आके क्या निकलेगी, I/3। अब इधर से I/3 आ रही है, इधर से I/3 आ रही है, इधर से I/3 आ रही है, और फिर से ये तीनों ऐड हो जाएगी और यहाँ पर फिर आगे क्या निर्गत हो जाएगी, I। तो इस तरीके से इसमें पूरे सिस्टम में विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, इसमें आप जो समान विभवांतर वाले पॉइंट होते हैं, देखो समान विभवांतर वाले पॉइंट कौन कौन से हैं इसमें, देखो यहाँ से धारा I निकल रही है और इसमें धारा I प्रवेश कर रही है, तो ये अपना प्रारंभिक बिंदु मान लीजिएगा A और ये अंतिम बिंदु D मान लो। अब इसके बीच में कुछ ऐसे बिंदु आ रहे हैं जिनकी शाखाओं में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसी के अनुसार उनके अपन विभव लिख सकते हैं और उनमें प्रतिरोध जोड़कर उनका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से पहले मैं किरचॉफ के नियम से इसको समझाऊंगा, फिर अपन वो वाला तरीका भी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए किरचॉफ का नियम, आप यहाँ पर देखो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, आप एक बंद लूप बनाइए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आप देखो मैंने ABCD यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये धारा मान ऐसे आकर ऐसे प्रवाहित हो रही है, ये देखिए ऐसे, तो ये एक बंद लूप बन रहा है। आप बंद लूप कोई भी ले सकते हो, ये वाला बंद लूप भी ले सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है, कोई भी बंद लूप आप ले सकते हो, ये इधर गई, ये इधर गई, ये ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। ठीक है, तो मैं ये वाला सिंपल सा एक बंद लूप जो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला बंद लूप लूंगा मैं, ABCD फिर A। ठीक है, तो मैं ये बंद लूप ये बना देता हूँ, ये बंद लूप मुझे लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बंद लूप ABCD ऐसे। ठीक है, इस बंद लूप में आप जहां से भी चलना स्टार्ट करो, चलो हम ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम उपयोग करेंगे KVL। ठीक है, KVL से तो ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ प्रतिरोध R आ रहा है, धारा की दिशा में चल रहे हैं, विभव पतन होगा बिल्कुल I/3 इंटू R, लेकिन माइनस में, अपन धारा की दिशा में चलते हैं तो चिन्ह माइनस का लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये माइनस I/3 इंटू R ये लिखा मैंने। फिर इधर गए, फिर इस वाली ब्रांच में आना है, इधर चल रहे हैं, तो देखो चलने की दिशा अपनी ये है ऐसे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपनी चलने की दिशा होगी इस तरीके से। क्लियर? ठीक है, तो फिर इस वाली ब्रांच में आ गए, अब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे, फिर धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, धारा इसमें I/6 प्रवाहित हो रही है और माइनस I/6 इंटू R ये हम करेंगे इसको। फिर आगे फिर माइनस I/3 इंटू R। ठीक है, और फिर ऐसे चलते हुए यहाँ पर आ गए, बैटरी आ गई, बैटरी का दूसरा सिरा प्लस है तो +10 = 0। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व कर लेना है, चेक करते हैं धारा कितनी प्रवाहित होगी। पहले आप धारा इसमें ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ इसको हम सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को पहले देखिए। यहाँ पर -I/3R -I/3R ये कितना हो गया, -2I/3R -I/6R इक्वल -10। ये भाई 10 इधर आ गया माइनस में, तो ये सब प्लस हो जाएंगे अब। और एलसीएम ले लेता हूँ मैं, एलसीएम ले लिया कितना 6, तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 IR प्लस में। ठीक है,
और ये प्लस आई आर इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना हो गया 5R, 5IR, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो गया 60। तो अब देखिए अपन को क्या चाहिए, आई चाहिए इसमें। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/5R। ठीक है, तो ये इसको काट दीजिए, ये 12 हो गया। तो आई का मान इसमें कितना आ जाएगा 12/R एम्पियर। अब इस क्वेश्चन में आपको आर का मान कुछ भी दिया हुआ हो, जैसे आपको आर का मान अब 1 ओम दिया हुआ है, तब आई का मान कितना आएगा 12 एम्पियर। ठीक है, जैसे अगर आपको आर का मान जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था तब 2 ओम दिया हुआ था, तब आई का मान कितना आएगा 2 × 12, 12/2 मतलब 6 एम्पियर। फिर इसमें क्या पूछा था बच्चों, आर इक्विवेलेंट पूछा है। आर इक्विवेलेंट बुक में एग्जांपल है 1 ओम का लेकर, तब आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो आर इक्विवेलेंट अभी मैंने बताया V/ क्या लिखना है आई टोटल, ये आई टोटल ही है। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल V कितना है 10/ आई टोटल। ठीक है, आई टोटल कितनी आई 1 ओम के लिए, यदि आर 1 ओम है, ठीक है, तो आई कितनी आ रखी है 12। ठीक है, तो आंसर कितना आया 5/6 ओम। ये तो बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में आया था बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो आया था उसमें आर कितना दिया हुआ था 2 ओम। ठीक है, तब आर इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए 10/6। तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 5/3 ओम। क्लियर। तो ये 5/3 ओम तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसका आंसर, और ये अपनी बुक का क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्लियर हो गया होगा। किरचॉफ के नियम से देखो कितनी मतलब दिखने में कितना हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किरचॉफ के नियम से हमने इसको सरलता से हल कर लिया। मैं इसका एक दूसरा मेथड और बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए, अब देखिए बच्चों, अभी हमने इसी क्वेश्चन को सोल्व किया किरचॉफ के नियम की सहायता से, लेकिन मैं आपको एक दूसरा मेथड और बता रहा हूँ। देखिए, हालांकि किरचॉफ के नियम से आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है, बुक में किरचॉफ के नियम से ही सोल्व किया हो तो आपको करना वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा और हम नॉलेज लेते हैं कि इस तरीके से हम इन सर्किट को और ईजिली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो मैंने क्या किया यहाँ पर कि ये जितने भी इनके जंक्शन है, मतलब संधि बिंदु, देखो संधि बिंदु के बारे में मैंने बता दिया था कि जिससे बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हो। देखो ये सब बहुत सारे संधि बिंदु है, अलग अलग संधि बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने इनको नामांकित कर दिया 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, अपन को 1 और 4 है ना, 1 और 4 ये जो दोनों संधि बिंदु है इनके मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और इसके बीच में ये इतने संधि बिंदु आ रहे हैं। अब ये संधि बिंदु को ये चेक करना है कि ये किस तरीके से इसमें व्यवस्थित है। ठीक है भाई, किसमें धारा समान प्रवाहित हो रही है, किसमें कितनी प्रवाहित हो रही है, उसी के अनुसार हम इनको अरेंज करने वाले हैं। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको सोल्व करने का। देखिए मैं यहाँ पर ही इसका एक छोटा सा परिपथ बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में किसका देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए, यहाँ से नंबर 1 मैंने यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, नंबर 1 सबसे पहले। नंबर 1 डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, नंबर 2 से, फिर ये जुड़ा हुआ किससे, नंबर 7 से, और नंबर 6 से। मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये 3 ऐसी शाखाएं हैं जिनमें धारा I/3 और I/3 प्रवाहित हो रही है। तो मैं यहाँ पर ये नंबर लिखूंगा, नंबर 2, नंबर 3, सॉरी नंबर 7 है ये। ठीक है, नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 6। ठीक है, ये मैं 1 को यहां लिख देता हूं। इस जगह लिख दिया। अब 1 से ये धारा प्रवाहित हो रही है और एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है,
ये एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है सब एक ही कॉमन बिंदु है, तो मैं इसको ऐसे ऊपर नहीं ले जाके मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करूंगा, ठीक है, इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दूंगा। बात तो एक ही है ना भाई, यहाँ इस पर, यहाँ पर सेम धारा प्रवाहित हो रही है। और सेम धारा क्यों प्रवाहित होगी? एक तो प्रतिरोध समान है, ऊपर से यहाँ का, यहाँ और यहाँ का विभव भी समान ही होगा, ठीक है, तभी इसमें धारा समान प्रवाहित होगी। तो यहाँ 2, 7 और 6 का विभव समान है, ठीक है भाई। विभवांतर चेक कर लो, 2 और 1 के मध्य का जो विभवांतर होगा वही 7 और 1 के मध्य का विभवांतर होगा वही 6 और 1 के मध्य का भी विभवांतर होगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम समविभव बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2, 7 और 6 ये किन से जुड़े हुए हैं? 2 देखो किससे जुड़ा हुआ है? 3 से, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I/6। 2 जुड़ा हुआ है 5 से, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I/6, मतलब इसमें भी समान धारा, ठीक है। 7 जुड़ा हुआ है 3 से, मतलब I/6, ठीक है। 7 जुड़ा हुआ है 8 से, फिर से I/6। 6 जुड़ा हुआ है 8 से, I/6। 6 जुड़ा हुआ है 5 से, I/6। मतलब ये इनसे अपन को इधर कौन से बिंदु लिख देने चाहिए, ठीक है, 3, 7, ठीक है, सॉरी, एक तो 2 से 5, 2 से 3 और ये 8, मतलब 5, 3, 5 और 8 ये यहाँ पर मुझे लिख देने चाहिए। यहाँ पर अब क्या लिखना चाहिए? 3, 5 और 8। क्लियर नहीं आता? अब इसमें 2 से कितने पर जुड़ा हुआ है? 3 से और 5 से, मतलब 2 शाखाएं निकलेगी, 2 के लिए केवल, ठीक है, 1, 2। फिर 7 से 3, 2, मतलब इससे भी 2 शाखाएं निकलेगी, 1, 2। फिर 6 से भी 2 शाखाएं, ये वाली और ये वाली, 1, 2। अब देखो ये कितने 6 प्रतिरोध है, समांतर क्रम में है। अब 3, 5, 8, 3, 5, 8 ये जुड़े हुए हैं 4 से, नंबर 4, और इनके बीच में 3 प्रतिरोध। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब इन सब का प्रतिरोध समान है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध, इस वाले का तुल्य प्रतिरोध बच्चों क्या हो गया? R/3, ठीक है, ये R/3। इसका क्या हो जाएगा? R/6। इसका क्या हो जाएगा? R/3। और ये अपना बिंदु नंबर 1 था, बिंदु नंबर 4 था। अब तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, तीनों श्रेणी क्रम में है, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ दो तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 एलसीएम आ गया, तो ये 3 दूनी 6, 2R प्लस R प्लस 2R कितना हो गया? 5/6R, R इक्विवेलेंट। अब यदि इसमें R का मान 1 दिया हुआ हो, R का मान 1 दिया हुआ होता तो वही R इक्विवेलेंट बराबर 5/6, R का मान 2 दिया हुआ होता तो 5/3, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं सोल्व करने के, आप चाहो जितने तरीके से इनको सोल्व कर सकते हो। चलिए हम आज किरचॉफ के नियम को ही समझते हैं डिटेल से, ठीक है, और अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए आपको ये सामने एक ऐसा सर्किट दिया हुआ है, कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इस क्वेश्चन में देखो BD जो ब्रांच, बीच वाली जो ब्रांच है, शाखा है, इसमें धारा पूछी गई है कि इसमें धारा ज्ञात करो। कोई आपको धारा वगैरह इसमें प्रवाहित होती हुई नहीं दिखाई, बस एक ऐसा सर्किट इसमें दिया हुआ है। ये अपन जानते हैं ये चिन्ह प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये चिन्ह प्लस होगा और ये माइनस होगा। बहुत ही सिंपल सा है। कहीं पर भी आप कोई भी एक ब्रांच में से धारा प्राप्त कर लीजिए। जैसे मान लो कि यहाँ से धारा निकल रही है क्या? I1 पॉजिटिव से निकलती है, I1, ये I1 गई,
ये मान लीजिए। क्लियर यहाँ तक? और जब ये यहाँ पर पहुंची, ठीक है, तो इधर देखो आप, बैटरी का ऊपर वाला चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो मान लो इधर से धारा आ रही है क्या, I2, ये धारा आ रही है क्या, I2, ठीक है, और इसमें धारा जा रही है क्या, I3, ये मान लीजिए भाई। ये I2 और I1 ये दोनों ऐड होगी तो ये I3 होगी, और I3 इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। कहने का मतलब इसमें कितनी धारा जा रही है, I1 प्लस I2, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ से I1, इधर से मान लो I2 आ रही है, ठीक है, और ये दोनों इस बिंदु पर आकर ऐड हो जाएगी संधि के नियम से, पहले नियम से, और ये दोनों ऐड होगी और मान लो वो I3 बन गई और वो इसमें प्रवाहित होगी। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें I3 ज्ञात करना है। कुछ नहीं, यहाँ पर आपको बंद लूप यूज करिए, किरचॉफ का नियम, और आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो जैसे ये बंद लूप बन रहा है, पहला A लिख देता हूँ मैं इसको, इसमें आप समीकरण लिखोगे, ठीक है। तो इसकी समीकरण क्या लिखोगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, या चलो यहाँ से A से चलना स्टार्ट किया हमने, धारा की दिशा में चल रहे हैं, माइनस का चिन्ह, तो -6I1 हो गया। इधर धारा की दिशा में चल रहे हैं, -3I3 लिख दिया, ठीक है, और इधर आ गए, फिर इधर चले गए, +15, तो वो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -15। क्लियर यहाँ तक? चेक कर लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। माइनस धारा की दिशा में चल रहे हैं, माइनस यहाँ धारा की दिशा में चल रहे हैं, माइनस, ठीक है, और इधर आ गए प्लस, और प्लस इधर गया माइनस, मैंने डायरेक्टली इसको लिखा है। अब अपन जानते हैं I3 क्या है, I1 प्लस I2 भी है, ठीक है। तो आप चाहो यहाँ पर लिख के इसको पहले ही सोल्व कर लीजिए। -6I1 -3I1 प्लस I2 इक्वल टू -15, ठीक है। तो -6I1 -3I1 -3I2 इक्वल टू -15, ये हो गया 9 -9I1 -3I2 इक्वल टू -15, और आप इसको काट के इसको प्लस में लिख सकते हो, 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 5। दिस द इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से सेकंड लूप के लिए आप समीकरण बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बंद लूप कौन सा बन रहा होगा यहाँ पर, BCDB लूप से। इस लूप में इधर से चलना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए क्या आ गया, धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मतलब प्लस का चिन्ह, तो 3I2, इधर आ गए -30, फिर ऐसे गए, फिर धारा की विपरीत दिशा में, तो +3I3 इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 30, ठीक है। तो 3I2 प्लस 3I3 का मान भी लिख देता हूँ, I1 प्लस I2 इक्वल टू 30, तो 3I2 और इधर ये 3I1, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, ये 6I2 प्लस 3I1 इक्वल टू 30, या इसको अरेंज करके लिख दूंगा मैं और काट के लिखूंगा साथ में, तो I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 10, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 5 है, इसको मैं इंटू कर देता हूँ, कितने से, यहाँ पर है 3, तो मैंने 3 से इंटू कर दिया, तो 3I1 प्लस 3 दूनी 6, 6I2 इक्वल टू 30, मतलब यहाँ पर इसको ज़रूरत ही नहीं थी काटने की, तो 3I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 30। अब करना क्या है, इसमें से इसको माइनस कर दो, एक इक्वेशन में से इसको, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस, ये तो कट गया, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और कितना बचेगा, -5I2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -30 प्लस 5 कितना हो गया, -25, तो I2 इक्वल 25, मतलब I2 कितना आ गया, 5 एम्पियर। I2 की वैल्यू 5 एम्पियर आ गई।
इसी तरीके से यहाँ पर I2 की वैल्यू रख दीजिए, तो 3I1 प्लस 5 इक्वल टू 5, ये इधर हो गया, तो I1 कितना आ गया 0। क्लियर, चेक कर लीजिएगा I1 का मान 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो I1 प्लस I2, ये क्या है I3, I1 प्लस I2, तो I3 कितना हो जाएगा, I1 का मान 0, I2 का मान 5, आंसर आना चाहिए 5 एम्पियर। ठीक है, तो I1 का मान तो 0, I2 का मान 5 एम्पियर, I3 का मान 5 एम्पियर। तो कहने का मतलब कि धारा किधर नहीं प्रवाहित हो रही, धारा इधर प्रवाहित हो ही नहीं रही है। I1 का मान 0 है, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो इनके विभवांतर जो है वो 0 आ रहा होगा, तभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर नहीं आता, ये बात आपको ध्यान रखना है। चेक कर लो भले, I3 का मान कितना आया 5, 5 3 15। देखो इस पर ये जितना विभवांतर 15 वोल्ट है, उतना का उतना विभवांतर यहाँ उत्पन्न हो रहा है 15 वोल्ट का। इसका मतलब इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य का विभवांतर सेम है, मतलब विभव सेम है, इसलिए विभवांतर क्या हो गया 0, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और समझाता हूँ। अब देखिए बच्चों, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी कोई जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, इस तरीके का एक परिपथ दिया हुआ है और पूछा है कि ए और ये जो डी है इनके मध्य का विभवांतर कितना होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, दिखने में ये आपको टफ लग रहा है, ठीक है। देखिए करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो आपको धाराएं ज्ञात कर लेनी है। 1 मिनट, ठीक है। आपको मान लो कि ये अपने पास में एक सर्किट है, आप इसको अलग कर दीजिए इस सर्किट को, ठीक है। तो मैं मान सकता हूँ कि इस बैटरी से कोई धारा निकली होगी और ये इस तरीके से इसमें प्रवाहित हो रही होगी। मान लीजिए I1, ये धारा I1 इसमें प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, और इस वाले में कोई धारा निकली होगी I2, ठीक है। तो इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए I2 धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। हो सकता है इसमें भी कोई धारा प्रवाहित हो इस वाली बैटरी की वजह से। तो ओवरऑल अपन चेक करेंगे, अभी सब कुछ आपको पूरा मैं एनालाइज करा के इसको समझाऊंगा। देखो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले इसमें I1 ज्ञात कर लीजिए, इसकी I2 ज्ञात कर लीजिए, अभी सारा खेल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें अगर इस लूप में अपन I1 ज्ञात कर लेते हैं, तो कोई लूप बना लो और यहाँ से चलना स्टार्ट कर दीजिए, तो -2I1 हो गया धारा की दिशा में, धारा की दिशा में -3I1 हो गया, और ये क्या हो गया +10, और +10 इधर गया तो -10 हो गया। ये कितना हो गया टोटल -5I1, ठीक है, इधर -10। तो बताओ I1 कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गई। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर। इसकी बात करते हैं, कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दीजिए, लूप बना लो आप, जैसे ये मैंने ये वाला लूप बनाया, इसमें ये वाला बना लो। इधर ऐसे चल रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 6I2, इधर -20, फिर धारा की विपरीत दिशा में +4I2 = 0। ये कितना हो गया 10I2, ठीक है, 20 इधर गया, प्लस हो गया, I2 कितना आ गया 2 एम्पियर आ गई। इसमें भी धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर, ठीक है। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर। तो क्या इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है, ये चेक करने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पर इसका कोई प्रभाव इन पर होता तो ये I1 का मान 2 एम्पियर नहीं आता। आप चेक कर सकते हो, देखो 3 2 5, टोटल प्रतिरोध 5 हो गया, तो 10/5 कितना आ गया 2, 6 4 10, 10 20 में भाग दे दिया 10 का, 2 एम्पियर डायरेक्टली आ रहा है। ए और डी के मध्य का कहने का मतलब है कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, बस इतना ध्यान रखना। इसमें इस शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो बस आपको, क्योंकि इसमें अपन लूप भी नहीं बना सकते थे, ठीक है, तो आपको करना ही क्या है, इसमें किरचॉफ का नियम ही लगाएंगे। मान लो कि यहाँ इस पर विभव है VA और इसका विभव है VD, ऐसे मान लो। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अभी देखना पूरा खेल सरल हो जाएगा इसका। VA, फिर धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा इसमें I1 प्रवाहित हो रही है, माइनस धारा की दिशा में -3I1
फिर ऐसे चलते हुए ऐसे गए, बैटरी का प्लस का चिन्ह आ गया -4, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर कोई विभव पतन नहीं होगा। फिर ऐसे चलते हुए ऐसे आएंगे, देखो ऐसे चले, ऐसे गए और ऐसे आना है आपको, ठीक है। फिर ऐसे जाते हुए ऐसे आएंगे, धारा की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। तो -4I2, ठीक है। और ये यहाँ पर देखो मैंने इसको प्लस लिखा है, यहाँ पर मुझे VD को लिखना चाहिए माइनस, क्योंकि एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो -VD = 0, ये कर दो बस। VA - VD आ जाएगा, विभवांतरी तो पूछा है इसने, VA - VD, ठीक है। I1 का मान कितना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर एक बार सोल्व कर लेते हैं अपन। -3 I1 का मान कितना है 2, -4 I2 का मान भी कितना है 2 = 0। मैंने VD को यहाँ इसके साथ में लिख दिया VA - VD। ये हो गया 6, 4 10 और ये 4 दूनी 8, 18। VA - VD = 18 वोल्ट, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये तो था किरचॉफ के नियम का उपयोग करना, हमने सीखा किस तरीके से हम किरचॉफ के नियम का उपयोग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखो हमने ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये माइनस फिर आगे वाला चिन्ह उपयोग करना था, ठीक है। मैंने यहाँ पर यूज कर लिया माइनस का, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर आएगा +4, यहाँ आएगा +4। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14 माइनस में है ये, और ये +4, तो यहाँ बचेगा 10 आएगा इसका आंसर, 10 वोल्ट आएगा बच्चों, ठीक है। मैं इसको करेक्ट करवा देता हूँ, ये आना चाहिए 10 वोल्ट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे व्हीटस्टोन सेतु। देखिए व्हीटस्टोन सेतु, ये व्हीटस्टोन नाम के कोई वैज्ञानिक है, ठीक है। उन्होंने किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक परिपथ बनाया, ठीक है, जिसको व्हीटस्टोन सेतु कहा गया। ये परिपथ कैसा था कि इसमें 4 प्रतिरोध लिए गए और चारों प्रतिरोधों को चक्रीय चतुर्भुज की संरचना में जोड़कर उनके एक विकर्ण के मध्य एक धारामापी जोड़ दी गई और एक विकर्ण के मध्य एक बैटरी अर्थात एक विभवांतर आरोपित कर दिया। तो ये इस तरीके की जो प्राप्त युक्ति है, इसी को नाम दिया व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है कि एक परिपथ है, ये व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, एक परिपथ है। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, एक बार पहले मैं परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आपको परिभाषा के अकॉर्डिंग थोड़ा वो समझ में आएगा, फिर परिपथ बनाऊंगा तब आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, वह परिपथ जिसमें 4 प्रतिरोध चक्रीय चतुर्भुज की संरचना में जोड़ दिए जाए तथा इसके एक विकर्ण के मध्य धारामापी तथा दूसरे विकर्ण के मध्य एक बैटरी जोड़ दी जाए तो प्राप्त
युक्ति व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है। व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन सेतु की परिभाषा है। अब देखो परिपथ, देखो जो मैंने थ्योरी लिखी उसी के अकॉर्डिंग हम इसका परिपथ बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका परिपथ बना देता हूँ। चक्रीय चतुर्भुज में 4 प्रतिरोध को जोड़ना है, तो ये एक प्रतिरोध, ये कोई दूसरा प्रतिरोध, ये कोई तीसरा प्रतिरोध और ये कोई चौथा प्रतिरोध। ठीक है, इसका प्रतिरोध है P, ये Q, ये R और ये S, ये मानकर चलते हैं। इनके एक विकर्ण के मध्य एक धारामापी को जोड़ा जाता है। मैं धारामापी के बारे में बताऊंगा आपको, इसके बारे में हम डिटेल से 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। एक धारामापी को जोड़ दिया जाता है, इसको G से लिखते हैं, और दूसरे विकर्ण के मध्य एक बैटरी को कुंजी की सहायता से जोड़ देते हैं। मान लो कि इसका विद्युत वाहक है E1, ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, ये बिंदु है C और ये बिंदु है D। तो ये आपको जो ये परिपथ दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। 4 प्रतिरोधों को चक्रीय चतुर्भुज की संरचना में जोड़ देते हैं, उनके एक विकर्ण के मध्य धारामापी को जोड़ दिया जाए तथा दूसरे विकर्ण के मध्य एक बैटरी को जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त युक्ति व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है ना। तो व्हीटस्टोन सेतु का काम क्या है? यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु का कार्य है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। इसमें इसका कार्य क्या होता है? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। मैं लिख देता हूं, कार्य इसका क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। यहां हम अज्ञात प्रतिरोध S को मानकर चलते हैं। अज्ञात प्रतिरोध मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में S ज्ञात करना, ये इसका कार्य होता है। ये कार्य कैसे करता है? सबसे पहले तो आप इसके बारे में समझिए, धारामापी क्या है। धारामापी, इसके बारे में देखो बच्चों, डिटेल से, पूरा डिटेल से अगर इसको पढ़ना है तो हम 7वें चैप्टर या 8वें चैप्टर में इसका टॉपिक आएगा पूरा विस्तार से धारामापी के बारे में, तो हम वहाँ पढ़ेंगे। फिर भी धारामापी एक वह युक्ति होती है जो कोई परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उसका ज्ञान हमें कराती है। मतलब ये धारा का सहसूचन कराती है, ये धारा को नहीं मापती है। नाम से लग रहा है धारामापी, लेकिन ये धारा को नहीं मापती है। यहाँ पर ये G जो है बच्चों, वो क्या है? धारा मापी है। गैल्वेनोमीटर इसको बोलते हैं। इसका काम केवल धारा का सहसूचन करना है, परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताना है, धारा को मापना नहीं है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु धारामापी के शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है। शून्य विक्षेप, इसमें एक सुई लगी हुई होती है धारामापी में। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से और समझा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का होता है धारामापी। ठीक है, इस तरीके का होगा ये। यहाँ पर 2 पेच लगे हुए होते हैं इस जगह। यहाँ पर हम 2 तारों को कनेक्ट करते हैं। जैसे ये वाला तार आएगा वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से एक तार निकल के हम इससे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ऐसे पैमाना जुड़ा हुआ होता है, वर्तीय पैमाना। इस तरीके से एक पैमाना जुड़ा हुआ होता है। ये पैमाना दोनों तरफ इक्वल भाग में बटा हुआ होता है। ये वाला जो भाग है ये 0 होता है। ठीक है, इधर ऐसे 30 भाग होते हैं और बिल्कुल इधर भी ऐसे 30 भाग होते हैं।
सुई जो है वो किधर भी विक्षेपित हो सकती है। यहाँ पर एक सुई लगी हुई होती है, ये इधर विक्षेप हो सकती है। अगर मान लो कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, इस शाखा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर इस शाखा में, ये ध्यान रखना है, अगर इस शाखा में कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें विक्षेप आएगा। वो विक्षेप इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ पर ये बताएगा कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। अगर ये सुई नहीं हिले, ठीक है, ये यहाँ पर 0 पर रहे, तो इसका मतलब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आ रहा है, शून्य विक्षेप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे S है, इसको हम कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध, P Q R इनको हम कहते हैं ज्ञात प्रतिरोध। जैसे मान लो हमने P Q को दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया इस तरीके से, और शेष दोनों प्रतिरोध R S जो है इनको भी हमने श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चक्रीय समान दोनों, फिर इस श्रेणी क्रम संयोजन को समांतर क्रम संयोजन में जोड़कर एक चक्रीय चतुर्भुज की संरचना बना लेते हैं। और इसमें करना क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स होता है जिसकी सहायता से हमें R का मान अलग अलग निकाल कर हमें इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप को क्या कर लेना होता है, 0। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप को 0, मान लो P और Q आपको पहले से मालूम है, R हमारा एक समंजन प्रतिरोध है जिसकी सहायता से हम गैल्वेनोमीटर में 0 विक्षेप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रैक्टिकली भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसमें 0 विक्षेप कर लेना, जैसे ही 0 विक्षेप हो गया इसका मतलब आपने क्या जोड़ दिया, व्हीटस्टोन सेतु आपने बना लिया है। व्हीटस्टोन सेतु कार्य ही किस पर करता है कि धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होना चाहिए। धारामापी हम जोड़ते ही इसलिए है, धारामापी हम जोड़ते ही इसलिए है ताकि हम चेक कर सकें कि यहाँ पर इस शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो। और ये चेक हम कैसे करते हैं, यहाँ पर अज्ञात ये वाला जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है ये तो अज्ञात होता है, इसका तो हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर हम प्रतिरोध को बदलते हैं जिससे हमें ऐसा प्रतिरोध भी प्राप्त होता है इस R का मान कि गैल्वेनोमीटर में फिर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित क्यों नहीं होगी, इसका रीजन आप समझिए। गैल्वेनोमीटर में धारा इसलिए प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि B का और D का विभव समान हो जाएगा, B का और D का विभव समान हो जाएगा, मतलब विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई B का विभव V और D का विभव V, तो अगर विभवांतर आप ज्ञात करोगे तो क्या आएगा, 0, और विभवांतर 0 होते ही इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस शाखा में जो धारा प्रवाहित होगी वो इसमें जाएगी, इस शाखा में जो धारा जाएगी वो इसमें जाएगी। आप आसानी से इनका एक प्रतिबंध जो है वो प्राप्त कर सकते हो, इसके लिए कोई सिद्धांत जो सूत्र है वो प्राप्त कर सकते हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक बार इसकी पहले संरचना के बारे में बता देता हूँ। देखिए, इसमें धारा प्रवाहित होगी I, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर आकर ये धारा 2 भागों में डिवाइड हो गई, इसमें धारा चली गई I1 और इसमें धारा प्रवाहित होती है I2। ठीक है, अगर यहाँ पर ये मान लो, चलिए एक बार मान लो कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है IG, तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, I1 माइनस IG, और इधर से IG आ रही है, इधर I2 आ रही है, तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, I2 प्लस IG। ये धारा प्रवाहित होगी, ये दोनों ऐड होगी, I1 प्लस I2 बनेगा और ये धारा फिर से I प्राप्त हो जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। ये I1 माइनस IG एक्चुअल में क्या है, I3 है। या आप इसको छोड़ दीजिए, I3 और I3 का ये झंझट ही आप खत्म करिए। ठीक है, ये ऐसा परिपथ है। मैं अगर आपको इसमें कहा जाए कि इसकी संरचना लिखिए तो मैं इसकी संरचना एक बार लिखवा देता हूँ। ठीक है, संरचना में क्या है, 4 प्रतिरोध P Q R S को चक्रीय चतुर्भुज में जोड़ते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण BD के मध्य एक धारामापी जोड़ देते हैं, विकर्ण AC के मध्य एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E है उसको कुंजी की सहायता से जोड़ देते हैं, तो प्राप्त युक्ति जो है वो व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है। तो मैं इसकी संरचना के बारे में यहाँ पर लिखवा देता हूँ। ठीक है, संरचना, संरचना में क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु निर्माण के लिए 4 प्रतिरोध P Q R तथा S
को चक्रीय चतुर्भुज की संरचना में जोड़ देते हैं तथा विकर्ण BD के मध्य धारामापी तथा विकर्ण AC के मध्य बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E है को जोड़ देते हैं। यहाँ P तथा Q की भुजा ज्ञात प्रतिरोध है, इसलिए ज्ञात भुजा कहलाती है। R की भुजा समंजन भुजा, भाई यहाँ पर हम प्रतिरोध को समंजित करते हैं इसलिए इसको समंजन भुजा कह सकते हैं तथा S की भुजा अज्ञात भुजा कहलाती है। S क्या है? अज्ञात प्रतिरोध, इसलिए इसको S की भुजा अज्ञात भुजा कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार व्हीटस्टोन सेतु प्राप्त होता है। इस प्रकार व्हीटस्टोन सेतु प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पर हमने इसकी संरचना के बारे में लिख लिया, ये तो बहुत सिंपल सी है इसकी संरचना। इसका सिद्धांत क्या होगा जब आपको लिखना हो इसके बारे में डिटेल से अगर पूछा जाए तो इसका सिद्धांत लिखना हो, सिद्धांत क्या लिखोगे? सिद्धांत में लिखना क्या है कि जब धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, मतलब शून्य विक्षेप पर, पहले तो आप लिख सकते हो कि व्हीटस्टोन सेतु धारामापी के शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आप लिखोगे जब धारामापी में जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो ऐसी स्थिति में व्हीटस्टोन इस सेतु को संतुलन अवस्था कहते हैं। तब आप लिख सकते हो या व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में दो संलग्न भुजा, भाई इसमें और इसमें धारा प्रवाहित हो, एक अगर दो भुजाओं में समान धारा प्रवाहित होती है तो उनको बोलते हैं संलग्न भुजा। तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। ये अपना यहाँ पर सिद्धांत है। मैं एक बार सिद्धांत लिख देता हूँ फिर उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत में लिखना है कि व्हीटस्टोन सेतु धारामापी के शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु धारामापी के शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फिर मैंने कहा अगर शून्य विक्षेप होता है धारामापी तो उसको हम क्या बोलते हैं? संतुलन अवस्था। तो हम बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में तथा व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन, ये संतुलन कब होगा? संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन संतुलित हो जाएगा। संतुलन अवस्था में दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं
के प्रतिरोधों के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने कहा, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, जब इसमें शून्य विक्षेप होगा, धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तब हम इसको बोलते हैं, मैंने पहले बताया कि इसमें शून्य विक्षेप ही रहना चाहिए, है ना। इसको समंजन भुजा कहते हैं। इसका प्रतिरोध बदल कर हमें धारामापी में शून्य विक्षेप ला देना है। इस तरीके से मान लो पहले ऐसे था, इसका प्रतिरोध बदला तो ये धीरे धीरे सुई इस तरफ आएगी, जीरो पर आ जाएगी। जैसे सुई जीरो पर आ जाएगी वहाँ पर हम आर को स्टॉप कर देंगे। ये अपना आर का मान कुछ होगा यहाँ पर, एस का मान फिर हम इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो हम इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु की इस संतुलन अवस्था में दो संलग्न भुजाएं, ये संलग्न भुजा, ये एक संलग्न भुजा, तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अर्थात P/Q। ठीक है, प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संलग्न भुजा, तो ये जो शेष दो संलग्न भुजा है इनके प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। ये है अपना व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अर्थात P/Q इक्वल टू क्या होता है, R/S। ये हमें डेराइव भी करना है, इसको हम डेराइव भी करेंगे। ठीक है, दो तरीके से हम डेराइव करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आज तो हम यहाँ पर करेंगे किरचॉफ के नियम से, अगर हो सका तो मैं दोनों ही सिद्धांत से आपको करवा के दिखाऊंगा इसको। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर इसकी उत्पत्ति करते हैं, इस सिद्धांत की उत्पत्ति करते हैं किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत की उत्पत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे, इसकी कार्यविधि लिख दीजिए, पहले कार्यविधि लिख दो, या आप बोलो किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत की उत्पत्ति। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमें पहले तो R को अलग अलग प्रतिरोध के मान पर अलग, या R को समंजित करते हुए, R को विभिन्न मानों पर समंजित करते हुए धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कार्यविधि में क्या लिख सकते हो, सर्वप्रथम प्रतिरोध R को विभिन्न मानों पर समंजित करते हुए धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं, धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जिससे व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अतः व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, तो द्वितीय नियम से अपन को क्या करना है, दो लूप है अपने पास में, अब एक लूप ये हो जाएगा, एक लूप ये हो जाएगा। ठीक है, तो बंद लूप क्या लिखेंगे, ABD से, बंद लूप ABDA से। ठीक है, इस बंद लूप से आप इसकी इक्वेशन लिखिए, तो क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में चल रहे हैं, -PI1, फिर इधर
कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इधर प्लस I2R इक्वल टू क्या कर देना है 0। बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या लिखना है, P वाले में धारा की दिशा में चल रहे हैं जिसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तो माइनस I1P, फिर R वाले में आ जाते हैं तो धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं जिसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है, विपरीत दिशा के लिए I2R इक्वल टू 0। तो ये I2R इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो माइनस I1P इक्वल टू माइनस I2R, और I1 डिवाइड I2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं R डिवाइड P, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसी तरीके से आपको बंद लूप लेना है BCDB, ये बंद लूप लेंगे, ठीक है। तो बंद लूप लिखेंगे यहाँ पर, बंद लूप BCDB से। इस बंद लूप में देखिए धारा की दिशा में चल रहे हैं तो माइनस में आएंगे अपन, फिर इधर धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो प्लस में आ जाएंगे। तो Q में धारा की दिशा में चलेंगे और S में धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे। धारा का मान का ध्यान रखना है, मैं लिख रहा हूँ माइनस Q, धारा प्रवाहित हो रही थी I1 माइनस IG, ठीक है। फिर प्लस था क्या S, धारा प्रवाहित हो रही है क्या उसमें I2 प्लस IG इक्वल टू 0 कर देना है। देखिए एक बार चेक कर लीजिए, माइनस और इधर क्या है प्लस, ठीक है। लेकिन I2 बच्चों क्या है, IG क्या है यहाँ पर 0, बट IG इज 0। IG जब 0 है तो अब ये क्या बनेगा, माइनस Q I1 और ये प्लस S I2 इक्वल टू 0। S I2 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस Q I1 इक्वल टू माइनस S I2, फिर I1 डिवाइड I2 कर दो तो ये S डिवाइड Q बन जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो यहाँ पर I1 डिवाइड I2, यहाँ पर I1 डिवाइड I2 दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 इक्वल समीकरण 2, ये हम करेंगे यहाँ पर। तो वहाँ ऊपर वाले में क्या था R/P, इसमें क्या है S/Q, तो वो है R/P, इधर है S/Q। फिर आप इसको और आगे सोल्व कर लीजिए तो R इधर आएगा, Q इधर आएगा, तो ये S/R बनेगा, इधर ये बनेगा Q/P, या फिर इसको पूरा अरेंज करके लिखोगे तो ये बनेगा P/Q इक्वल टू R/S। ये लीजिए, ये अपने को प्राप्त हो गया व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत, जो सूत्र था, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो S जो है ये अपना अज्ञात प्रतिरोध है यहाँ पर, तो S इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि S उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा क्या R इंटू Q/P, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसका प्रतिरोध, फिर अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। R, Q, P ये तीनों मान हमें ज्ञात रहते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का एक पॉइंट, हालांकि ये कंप्लीट हो गया व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, हम इसमें कुछ और पॉइंट भी समझेंगे। मैं इसको एक दूसरे तरीके से विभवांतर के टर्म से भी इसको मैं समझाऊंगा। ये तो मैंने किरचॉफ के नियम से ज्ञात करके सिखाया, ठीक है। विभव के अलग, भाई ए पर कोई विभव है, बी पर विभव है, उस तरीके से भी हम इसको ज्ञात करके देखेंगे कि इस सिद्धांत को उत्पत्ति करेंगे। इसके अलावा इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम समझेंगे, इसका कोई न्यूमेरिकल है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये सब हम समझने वाले हैं कल के लेक्चर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था व्हीटस्टोन सेतु। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।